नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र चौधरी स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल एग्री कॉन्सेप्ट में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं कि जो बाकी की बची हुई टर्मिनोलॉजीज़ है, इस वीडियो का पहला पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है और वो भी आप चाहे जाके देख सकते हो। उसमें जो पहले जनरल टर्मिनोलॉजी जो इसकी डेफिनेशंस वगैरह थी वो हमने डिस्कस कर ली थी। और इस जो सेकंड पार्ट है, आज इसमें डिस्कस करेंगे जो बाकी हुई बची हुई जो टर्मिनोलॉजी है और भी कई डेफिनेशंस वगैरह इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो इसमें देखेंगे, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को मैंने जो ये हमारा बेसिक एग्रीकल्चर के जितने भी कॉन्सेप्ट्स है, इसको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। तो इनको अपन, ये सेकंड पार्ट होने वाला है, इसके बाद में तीसरा पार्ट भी आएगा। उसके बाद में आपके जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज है उसमें आपका कोई भी टॉपिक नहीं छूटेगा, वो सब कुछ आपके कवर कर दिए जाएंगे इन तीनों वीडियो के अंदर। तो आज की इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं इवोल्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर। इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में मैंने टेलीग्राम की जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वो आप जाके टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। चैनल और हमारा ग्रुप दोनों है। उसमें मैंने आपको ये जो PDF है, इस जो भी नोट्स की, वो मैंने वहाँ पे अवेलेबल करवा दी जाएगी। और बाकी आप वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो शुरू करते हैं एवोल्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर के साथ में। आज इसमें देखने वाले एग्रीकल्चर क्या है, एग्रीकल्चर की डेफिनेशन क्या है, कौन सा जो वर्ड है वहाँ से ये ओरिजिनेट हुआ है, और भी कई चीज़ें इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं एग्रीकल्चर क्या है। ये एक लैटिन भाषा का शब्द है जो भी सभी को पता होगा, और अगर किसी को नहीं पता तो अब पता चल गया होगा कि एग्रीकल्चर क्या है, लैटिन भाषा से ओरिजिनेट हुआ है। और इसमें दो शब्दों से ये बना है। दो शब्दों से कैसे बना है भाई? दो शब्द कौन से हैं? वो दो शब्द है एजर और एग्री। ये तो एक शब्द हो जाएगा जिसका मतलब हो गया सोइल, और दूसरा शब्द है कल्चर। कल्चर मीनिंग हो गया कल्टीवेशन। तो अपन क्या कर सकते हैं, एग्रीकल्चर का मतलब हो गया कि सोइल का कल्टीवेशन, क्योंकि इसमें अपन देख रहे हैं एजर और एग्री शब्द से को मीन तो हो गया कि सोइल, और कल्चर का मतलब क्या हुआ, कल्टीवेशन। तो एग्रीकल्चर का मीन क्या हुआ, सोइल का कल्टीवेशन, और ये लैटिन भाषा से ओरिजिनेट हुआ है। और इसके अंदर अपन क्या क्या पढ़ते हैं, इसके अंदर जैसे एग्रीकल्चर से अप्लाइड साइंस विच एनकम्पासिस ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन इंक्लूडिंग हॉर्टिकल्चर, लाइफ टू क्रियरिंग, फिशरी एंड फॉरेस्ट्री एक्सेट्रा। तो अपन क्या देख सकते हैं कि अपना जो एग्रीकल्चर है इसके अंदर अलग अलग ब्रांचेस है। अलग अलग ब्रांचेस अपन देख सकते हैं, जैसे हॉर्टिकल्चर हो गया, अपना एग्रोनॉमी हो जाएगा, सॉइल साइंस हो जाएगा, फिशरी हो जाएगा, लाइफ स्टॉक हो जाएगा, अपना पैथोलॉजी हो जाएगा, जेनेटिक्स हो जाएगा। तो अपन क्या, इसके अंदर अलग अलग ब्रांचेस है। एग्रीकल्चर के अंदर पे ये अलग फर्दर डिवाइड हो जाता है। तो ये अलग अलग ब्रांचेस को अपन वहाँ पे जाके स्टडी करते हैं एग्रीकल्चर के अंदर। तो इसके बारे में बताया गया कि एग्रीकल्चर क्या है, लैटिन भाषा का शब्द है। एजर और एग्री, इसका मतलब होता है सोइल, और कल्चर मीन कल्टीवेशन, सोइल का कल्टीवेशन एग्रीकल्चर का मीनिंग होता है। इसके अंदर अलग अलग फर्दर जो इसकी ब्रांचेस है उसमें अपन देख लेते हैं। सोइल साइंस आ जाता है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन भी आता है, जेनेटिक्स आ जाता है, लाइवस्टॉक, फिशरी, बी कीपिंग, हॉर्टिकल्चर, एग्रोनॉमी, और भी कई सारी ब्रांचेस है वो अपन इसके अंदर स्टडी करते हैं। तो एग्रीकल्चर क्या है, एक आर्ट भी है, साइंस भी है, बिजनेस भी है। तो इसमें लिखा हुआ है एग्रीकल्चर इज डिफाइंड एज आर्ट, साइंस, बिजनेस ऑफ प्रोड्यूसिंग क्रॉप्स एंड लाइवस्टॉक फॉर इकोनॉमिक पर्पस। क्या देख रहे हैं, एग्रीकल्चर को इसमें आर्ट भी बताया गया, साइंस भी बताया है, और बिजनेस ही बताया। अब आर्ट कैसे है भाई? अब आप पूछोगे भाई सर ये आप बता रहे हो कि एग्रीकल्चर एक आर्ट है। आर्ट तो अलग चीज़ है, बिल्कुल ये आर्ट है। जैसे अपन देखते हैं कि हॉर्टिकल्चर के अंदर अपन देखते हैं कि हेज बनाया, और साथ में टोपियरी किसी ने देखी होगी। टोपियरी में क्या करते हैं कि जैसे प्लांट्स की साइज़ को जैसे अलग अलग शेप में दे देते हैं, जैसे एनिमल का शेप दे दिया, या फिर किसी और चीज़ का शेप दे देते हैं, घर का शेप दे देते हैं, हाउस का शेप दे देते हैं। तो वो शेप दे देते हैं, वो क्या है, एक तरीके से आर्ट है। हम उसको डिजाइन में बना रहे हैं, तो वो एक आर्ट हो गई। साइंस के रूप में अगर देखेंगे तो साइंस कैसे है भाई, एग्रीकल्चर साइंस कैसे? एग्रीकल्चर तो है ही साइंस, जिसके अंदर अब अभी मैंने क्या डिस्कस किया कि एग्रीकल्चर के अंदर क्या क्या आएगा। सोइल साइंस की अपन स्टडी करते हैं, अपनी प्लांट ब्रीडिंग हो गया, तो प्लांट ब्रीडिंग में क्या करते हैं, एक साइंस है। इसमें न्यू न्यू जो हमने वेराइटीज़ है, डिजीज रेजिस्टेंस हो गई, हाई यील्डिंग वेराइटीज़, वो अपन डेवलप करते हैं। सोइल साइंस के अंदर अपन देखते हैं कि जितने भी हमारी सोइल की जो प्रॉब्लमेटिक सोइल्स है उनको कैसे रिक्लेम किया जा सकता है, उनके बारे में अपन देखते हैं कि भाई उनके अंदर एसिडिक सोइल है तो उसको कैसे सही किया जा सकता है, सोइल की फर्टिलिटी कैसे बढ़ाई जाएगी, सोइल इरोजन को कैसे रोका जाएंगे। तो ये सब कुछ साइंस के ऊपर अपन स्टडी करते हैं। तो हाल फिलहाल अपन जो पढ़ते हैं वो साइंस ही पढ़ते हैं। जैसे आएगा बिजनेस। अब बिजनेस कैसे है, बिजनेस ऐसे है कि जितना भी अब एग्रीकल्चर है हमारे इंडिया में, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हो रहा है, ऐसा तो है नहीं। जो भी फार्मर अपने लैंड में जितना भी, मोस्ट ऑफ द फार्मर, कई जो स्मॉल फार्मर है वो तो कह रहे अपने जितना भी कंजप्शन वो होता है उतना ही डेवलप कर पाते हैं। लेकिन हमारे देश में खूब सारे फार्मर्स भी ऐसे भी है जिनके पास लार्ज लैंड होल्डिंग है, तो उनके पास जितना भी प्रोड्यूस होता है ऐसा तो है नहीं वो घर के लिए यूज करेंगे उस सारे को। तो वो क्या करते हैं, उसको मार्केट में जाके सेल करते हैं। तो वो एक तरीके से क्या हो गया, एक बिजनेस भी हो गया।
तो एग्रीकल्चर क्या हो गया, आर्ट, साइंस और बिजनेस। तो ऐसे आर्ट मैंने आपको बता दिया, ऐसे साइंस मैंने आपको बता दिया, जिसके अंदर क्या है हाइब्रिड वेराइटीज़ वगैरह आ जाएगी। साइंस के अंदर हाई फर्टिलाइजर्स वगैरह, वाटर मैनेजमेंट कैसा होता है, हर्बिसाइड हो जाएंगे, वीड को कैसे कंट्रोल किया करेंगे, बायोलॉजिकल कंट्रोल, ये सारे ऐसे साइंस अपन पढ़ लेंगे। और ऐसे बिजनेस मैंने आपको बता दिया कि जितने भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर क्या करता है, फार्मर उनको जाके मार्केट में बेचता है, फिर उसका फर्दर प्रोसेसिंग होके जो भी अपना कंज्यूमर है वहाँ तक वो जाता है। तो इसमें आप देख लेना, बाकी इसके अंदर दिया हुआ बाकी मैंने जो समझा दिया उसके बाहर कुछ है नहीं, बाकी कुछ भी होगा तो ऐसा कुछ है नहीं जो आपको समझ में नहीं आएगा। नेक्स्ट आगे अब बात कर लेते हैं ब्रांचेस ऑफ एग्रीकल्चर क्या है। मैंने भी अभी वो बात कहा था कि फर्दर को डिवाइड किया गया, तो इसमें जैसे 5 ब्रांचेस तो इसमें दी गई है, बाकी और ब्रांचेस है जैसे एग्रोनॉमी हो गया, हॉर्टिकल्चर, अब हॉर्टिकल्चर को भी फर्दर डिवाइड किया गया है। जैसे पोमोलॉजी हो गया, पोमोलॉजी में क्या देखते हैं अपन, पोमोलॉजी में अपन देखते हैं कि फ्रूट्स की स्टडी करते हैं। फिर आएगा ओलेरिकल्चर में क्या देखते हैं, ओलेरिकल्चर में अपन जो इतने भी वेजिटेबल्स वगैरह है उनका देखते हैं। फ्लोरिकल्चर में फ्लावर्स वगैरह की स्टडी करते हैं। तो ये हॉर्टिकल्चर को फर्दर डिवाइड किया गया। फॉरेस्ट्री आ गया, फॉरेस्ट्री में अपन जितने भी अपने फॉरेस्ट है उनकी स्टडी की जाती है। एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हो गया, डेयरी साइंस हो गया, एनिमल शीप हुआ, गोट का हो गया, गोट रियरिंग वगैरह, तो ये एनिमल हस्बेंड्री में आ जाएंगे। फिशरी में बात करेंगे तो फिशरी भी अपन देखते हैं, मत्स्य पालन जिसको अपन बोल सकते हैं। और भी ऐसे जैसे सॉइल साइंस हो गया, जिसमें भी सॉइल की जितनी भी प्रॉब्लम्स है क्या नहीं है वो देखते हैं। जेनेटिक्स हो गया, प्लांट जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग, तो नए वेराइटीज़ कैसे डेवलप किया जाता है वो पढ़ते हैं। फर्दर उसके अंदर ईल्ड डिजीज रेजिस्टेंस, हाई ईल्डिंग वेराइटी वो डेवलप करते हैं। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन होता है, जिससे भी हमारे जितने भी हमने कोई भी वेराइटी अगर डेवलप की है या हमने कोई भी प्रोग्राम्स हम चला रहे हैं, हमारे गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जा रहा है, तो फार्मर्स को उसके बारे में जागरूक करना वो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के अंदर आ जाएगा। प्लांट पैथोलॉजी हो गया, प्लांट एंटोमोलॉजी, ये प्लांट प्रोटेक्शन के अंडर आते हैं दोनों के दोनों। इसमें एंटोमोलॉजी के अपन जितने भी अपनी इंसेक्ट्स है वगैरह उनका कंट्रोल देखते हैं कि किस तरह अपन इनका कंट्रोल कर सकते हैं, और अब बेनिफिशियल इंसेक्ट कौन से उनके बारे में। और पैथोलॉजी के अंदर डिजीज़ वगैरह जितनी भी फंगल डिजीज़ है, बैक्टीरियल डिजीज़ है, वायरल डिजीज़ है, उनके बारे में स्टडी करते हैं। और भी अपन जैसे बी कीपिंग देख सकते हैं, जिसके अंदर अपन क्या करते हैं, मधुमक्खी पालन जिसको अपन बोल सकते हैं, शहद के लिए उनका बी कीपिंग वगैरह करते हैं। तो ऐसे इनकी जाके ब्रांचेस आ जाएगी। अब अपन बात करने वाले हैं अब इवोल्यूशन ऑफ मैन एंड एग्रीकल्चर। अब इसमें देखने वाला कि किस तरह ये एग्रीकल्चर हमारे उत्पत्ति हुआ, मतलब उत्पत्ति कैसे हुई एग्रीकल्चर की। तो सबसे पहले देखेंगे जैसे आदमी था वो एक तरीके से हम आदिवासी बोले जाते थे। तो आदिवासी पहले आदमी क्या करते हैं, इनके लिए खाने के लिए कुछ हुआ नहीं करता था, तो इन्होंने सबसे पहले अब खाने के लिए कुछ है नहीं, तो क्या करते थे, ये वहाँ पे जितने भी जानवर वगैरह इनको दिखते थे तो उनको क्या करते हैं मार के, और उनका जो भी मांस था वो कच्चा मांस ही, उनका जो मीट था वो कच्चा ही खा जाते थे। ये पकाना वगैरह ये कुछ जानते नहीं थे, फ्राई करना और ये जो आजकल चल रहा हुआ है वो इनको नहीं पता था कि ऐसा कुछ फ्राई है, ऐसा नमक भी डालते हैं, मिर्च डालते हैं, ये फालतू की जो चीज़ें हैं उनको नहीं पता था। वो सीधा उनको जानवर को क्या करते, हंटिंग करते, उनको मारते और फिर इसको सीधा कंज्यूम कर जाते। तो इस तरह सबसे पहले हंटिंग एरा आया था। 4 एरा में डिवाइड किया गया था, वो हंटिंग है, दूसरा पास्चुरल, तीसरा क्रॉप, फिर अपना है ट्रेड का। तो अब हंटिंग हो गया। अब इसके बारे में इन्होंने सोचा कि अब हंटिंग हम इन जानवरों को मार रहे हैं, उन्होंने सोचा कि उनको कई जानवर ऐसे लगे कि जो दूध दे रहे थे, कुछ उनका जो ऐसे जैसे डॉग हुआ तो उनकी क्या कर सकते सिक्योरिटी की तरह उनके लिए काम कर रहा था। जैसे गाय बैल वगैरह हुए या कैमिल हुआ तो वो क्या कर रहे थे, एक तरीके से एक उनको ट्रांसपोर्ट की तरह काम करने वाले थे कि भाई एक जगह से दूसरी जगह उनको ले जा सके। तो ये पास्चुरल फिर उन्होंने क्या किया, उन जानवरों को पालना शुरू कर दिया तो उनको वही चीज़ काम में आने वाली है, उनको माइग्रेशन में काम में आने का, भाई एक जगह से दूसरी जगह वो जा सके उसके अंदर। और उनकी जो जैसे डॉग वगैरह हुआ तो उनके क्या करें सिक्योरिटी के ऐसे उनको काम में ले सकते हैं। जो काऊ बफेला है, तो काऊ बफेलो है, वो क्या कर सकते थे, उनको मिल्क वगैरह प्रोवाइड करवाते थे। तो भाई अब उन्होंने सबसे पहले क्या किया, हंटिंग किया। पहले तो अपना पेट पालने के लिए उनको मारते और कच्चा उनका मांस खाते। दूसरा उसके बाद में उन्होंने उन जानवरों को पालना, आधे जानवरों को जो उनको बेनिफिशियल थे उनके लिए किसी ना किसी रूप में, जैसे डॉग तो सिक्योरिटी की तरह काम में आ रहा था, भाई जो कुत्ता बड़ा वफादार होता है ना, उसी के हिसाब से डॉग को पालना शुरू किया। उसके बाद में देखा कि भाई गाय वगैरह ये दूध भी देती है, तो उन्होंने गायों को दूध के लिए पालना शुरू कर दिया। और जैसे बैल देखे या ऊँट वगैरह जो भी कैमल वगैरह है, तो उन्होंने देखा कि भाई ये एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में हमारे काम में आ सकते हैं, हम इनके ऊपर बैठ के सवारी कर सकते हैं, तो माइग्रेशन कर सकते हैं। उसके लिए उन्होंने इनको पालना शुरू कर दिया। फिर तीसरा आ गया अब क्रॉप
क्रॉप कल्चर। अब इन्होंने क्या किया, जब जानवर रहते थे तो उस टाइम ही ये क्या है रिवर के पास में रहने लग गए थे। रिवर के पास में रहने के लिए तो वहाँ पे इनको जानवरों के लिए भी पानी मिल रहा था और खुद के लिए भी पानी मिल रहा था। अब उन्होंने सोचा कि ये जानवर वगैरह जो पेड़ पौधे वगैरह ये खा रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि हम भी क्यों ना इनका कल्टीवेशन करना शुरू कर दें, जिससे कि इन जानवरों के लिए भी चारा वगैरह हो जाएगा, साथ में हम भी कुछ जो भी सीड्स वगैरह है तो उनसे उनको दिखी भाई ऐसे क्रॉप वगैरह उग रखी है, तो हम उनको क्या कर सकते हैं, एक बड़ी एरिया में उगा सकते हैं। उन्होंने क्या किया, क्रॉप का कल्चर करना शुरू कर दिया। तो उन्होंने क्या किया, बाय लिविंग नियर द रिवर बेड ही हैड इंजॉय वाटर फॉर हिज एनिमल एंड डोमेस्टिक क्रॉप्स एंड स्टडी कल्टीवेशन। तो उन्होंने क्या कि एनिमल के लिए पानी मिल रहा था, खुद के लिए भी मिल रहा था रिवर के पास में, साथ में उन्होंने क्रॉप को पानी देना स्टार्ट कर दिया, क्रॉप ग्रो करके। दस ही स्टार्टेड टू सेटल इन द प्लेस। अब वो क्या करने लग गए, अब रिवर बेड के पास में ही रहने लगे, क्योंकि वहीं पे उन्होंने जानवरों को पाल लिया, साथ में जितने भी उनको क्रॉप वगैरह उन्होंने वहाँ लगा दी, तो वहाँ पे रहने लग गए वो। अब क्वेश्चन ऐसे कई बार आ जाता कि कौन से एरा के अंदर एनिमल जो है, एनिमल नहीं, ह्यूमन है, वो सेटल हो गए थे। तो हम कह सकते हैं क्रॉप कल्चर एरा में वो सेटल हो चुके थे, क्योंकि एक तरीके से वहाँ पे रिवर के पास में रहने लग गए थे, एनिमल उनके पास था ही, जहाँ से उनको बेनिफिट मिल रहा था, साथ में क्रॉप को उन्होंने लगाना शुरू कर दी थी। अब ऐसा तो है नहीं भाई क्रॉप यहाँ पे लगा दी और वो वहाँ से चले जाएंगे, तो वहाँ पे क्या है सेटल हो गए। तो क्रॉप कल्चर एरा में वो क्या हो गए थे, सेटल होना शुरू हो गए थे, मतलब सेटल हो चुके थे, शुरू क्या हो गए थे। फिर ट्रेड, अब उन्होंने क्या किया, अब उनकी कंजप्शन के लिए तो उनको मिल ही रहा था भाई, उन्होंने जितना भी उगाना था खाना था वो तो पी लिया। अब बचा हुआ उनका जो प्रोडक्शन था, अब उन्होंने क्या किया कि ट्रेड करना शुरू कर दिया। जिन लोगों के पास जो ग्रो नहीं कर रहे थे उन लोगों को उन्होंने बेचना शुरू कर दिया। पहले ऐसा तो था नहीं कि भाई पैसे के हिसाब से वो बिकता था, कि पैसे पहले चलते नहीं थे, पहले करेंसी थी नहीं, तो पहले बार्टर सिस्टम चलता था। अब उन्होंने क्या किया, एक गाँव से दूसरे गाँव में जाना शुरू कर दिया। अब उनके गाँव में अलग जिस हिसाब से सॉइल थी, उस हिसाब से एनवायरनमेंट था, उसके हिसाब से उनके वहाँ पे अलग प्रोडक्शन होता था, इनके यहाँ पे अलग प्रोडक्शन होता था। तो इन्होंने एक्सचेंज करना शुरू कर दिया, मतलब ट्रेड करना वहाँ पे शुरू कर दिया। ट्रेड करना शुरू कर दिया, एनिमल्स उनके पास थे जिससे वो सामान क्या लेके उनके अंदर सामान लगते थे और दूसरे गाँव वगैरह में लेके चले जाते थे। तो ये 4 एरा हो गए, हंटिंग एरा हो गया, पास्चरल एरा हो गया, क्रॉप कल्चर और ट्रेड। तो इनको समझाने वाली कोई भी चीज़ नहीं बची है कि इसके अंदर कोई आपको समझ में नहीं आए, आप इसको रीडिंग लगा लीजिएगा। आपको पीडीएफ मैंने बता दिया, टेलीग्राम ग्रुप एग्री कॉन्सेप्ट के नाम से वहाँ पे मिल जाएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। अब क्वेश्चन यहाँ से भी आता है कि कौन से एरा में कौन सी चीज़ आई, मतलब बीसी में, एसी में, ये तो ये आपको सीधा सीधा याद कर लेना यहाँ से कि अर्लियर देन 10,000 BC हंटिंग एंड गैदरिंग स्टार्ट हो गई थी। 7,500 BC में क्या हुआ, कल्टीवेशन ऑफ वीट एंड बार्ले। ये वाला जो कल्टीवेशन ऑफ वीट बार्ले 7,500 मतलब 7,500 BC में क्या हुआ था, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप स्टार्ट हो गया था, जिसके अंदर बार्ले और जो अपना वीट उनको मुख्य था, मतलब मेनली इनका कल्टीवेशन स्टार्ट हो गया। क्वेश्चन यहाँ से बहुत ज़्यादा आता है कि 7,500 BC में क्या हुआ था, वीट एंड बार्ले का कल्टीवेशन स्टार्ट हो गया था। इसके बाद में व्हील वॉज इन्वेंटेड। अब ऐसे पूछ लेता कि व्हील मतलब जो पहिया है, उन्होंने जो एनिमल्स वगैरह जो पहले काट होती थी जो भी बैलगाड़ी के पीछे, तो उनका पहिया वगैरह बनाना कब इन्वेंटेड किया था, तो 3400 BC में स्टार्ट कर दिया गया था। 3000 BC में ब्रॉन्ज यूज फॉर मेकिंग टूल्स वगैरह के लिए उन्होंने ब्रॉन्ज का यूज करना स्टार्ट कर दिया था। प्लाऊ इन्वेंटेड कब हुआ था, यहाँ से भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आता है, इसको ध्यान रखना। 2900 BC में प्लाऊ का इन्वेंशन हो गया था। इरिगेशन फार्मिंग स्टार्ट उन्होंने कर दी गई थी। अब इरिगेटेड फार्मिंग का मतलब हो गया, मतलब इरिगेशन उन्होंने आर्टिफिशियल एक पानी देना क्रॉप्स को स्टार्ट कर दिया गया था। फिर 2300 BC में पूछ लेगा, इसमें चिकपी हो गया, जैसे हमारा चना है, कॉटन है, मस्टर्ड है, तो इनका कल्टीवेशन स्टार्ट हो गया था। 2200 BC कल्टीवेशन ऑफ जो हमारा राइस उसका स्टार्ट कर दिया। 1500 में क्या किया था, शुगर केन का कर दिया। 1400 में आयरन का यूज करना स्टार्ट कर दिया गया था। और 1000 BC में क्या है, आयरन प्लाऊ था, उसका यूज करना स्टार्ट कर दिया गया था। 1500 AD में क्या हुआ था, कल्टीवेशन ऑफ ऑरेंज, ब्रिंजल एंड पोमग्रेनेट वगैरह का इनका जो कल्टीवेशन है वो स्टार्ट कर दिया गया था। 1600 AD में इंट्रोडक्शन ऑफ सेवरल क्रॉप्स हमारे इंडिया में आ गई थी, जैसे पोटैटो आ गया था, टोपियाको आ गया था, टोमेटो, चिल्ली, पाइनएप्पल, ग्राउंडनट, टबैको, रबर, अमेरिकन कॉटन वगैरह, ये सब कुछ आ गए थे। जिनको आपको सीधा सीधा याद करना है, इनका जो पीरियड है, कौन सी पीरियड में कौन सी चीज़ आई थी, ये सबको आपको याद होना चाहिए। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब कुछ स्पेशल पर्पज क्रॉप्स अपन देख लेते हैं कि स्पेशल पर्पज क्रॉप्स जैसे कुछ ये टर्मिनोलॉजीज है, यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं खूब बार कि कैच क्रॉप किसको बोलते हैं, एग्जॉस्टिव क्रॉप किसको बोलते हैं, रिस्टोरेटिव क्रॉप किसको बोलते हैं। तो यहाँ से सीधे सीधे
क्या आते हैं, क्वेश्चन आते हैं, तो आपको सीधा याद होना चाहिए। अब क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ कैच क्रॉप। अब कैच क्रॉप या कॉन्टीजेंट क्रॉप किसको बोलते हैं, मैं आपको सीधा सीधा समझा रहा हूँ, आपको सीधा समझ में आ जाएगा। ऐसे कुछ है नहीं इसके अंदर कुछ समझाने लायक, या कुछ ऐसा कुछ हार्ड चीज़ नहीं है जो आपको समझ में नहीं आए। तो कैच क्रॉप का मतलब होता है, मैं सीधा बता देता हूँ, कैच क्रॉप ऐसी क्रॉप, जैसे आज हमने क्रॉप ग्रो कर रखी है, जैसे मानो कि हमने वीट ग्रो कर ली, अब उसकी वीट की साइकिल होती है 5 से 6 महीने या 4 से 5 महीने, अगर डिपेंड करता है वेराइटी शॉर्ट ड्यूरेशन है लॉन्ग ड्यूरेशन है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो अपन समझ लेते हैं कि 4 से 5 महीने की जो हमारी वीट की क्रॉप है उसका ड्यूरेशन है। अब वो 3 महीने हो गया, 3 महीने के बाद में क्या हुआ, अचानक बारिश आई, मौसम ख़राब हो गया, या कोई डिजीज़ आ गई, यूँ समझ लो आप, तो डिजीज़ आ गई। डिजीज़ आने से क्या हुआ कि पूरी की पूरी जो हमारी गेहूँ की फसल थी वो 3 महीने बाद में ख़राब हो गई। अब क्या हुआ, अब किसान का क्या नुकसान होगा किसी बात की, क्योंकि उसने 3 महीने तक उसमें पानी दिया, खाद वगैरह दिया, उसका इनिशियल जो पहले उसका कल्टीवेशन करवाया, उसके सीड लेके आया, टिलेज वगैरह की, तो उसका अब कुछ ना कुछ फ़ायदा तो मिलना चाहिए ना। अब ये पूरी फील्ड ख़राब हो गया, अब वो क्या करेगा, उसके बाद अब 2 महीने बचे हैं, 2 महीने बाद में उसको नेक्स्ट सीजन आ जाएगा, तो उसके हिसाब से वो नेक्स्ट क्रॉप ग्रो करेगा। अब तो इन 2 महीने के लिए वो क्या करेगा, एक शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप ग्रो करेगा, जिससे उसको क्या है कि 2 महीने के अंदर वो फसल पका के जो तैयार हो जाए, उसका प्रोडक्शन हमें मिल जाए। तो ऐसे क्रॉप्स कौन सी होती है, ऐसे ज़्यादातर जो शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स होती है वो पल्सिस होती है, जितनी भी दालें वगैरह है वो शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप है, तो वो पल्सिस वगैरह को ग्रो करेगा। तो ऐसी क्रॉप जो हमारी मेन क्रॉप है, मेन क्रॉप क्या थी भाई, हमें लेना तो वीट था, अब क्योंकि वीट की डिजीज़ लग गई, इसलिए अब क्या करना पड़ रहा है, हमें एक शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप लेनी पड़ रही है। तो ऐसी क्रॉप जब मेन क्रॉप हमारी फेल हो जाती है किसी कारणवश, उसमें नेचुरल क्लाइमेटिक्स भी हो सकता है या फिर आर्टिफिशियल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, किसी भी चीज़ के कारण जब हमारी मेन क्रॉप ख़राब हो जाती है, तो शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप ग्रो करके हम उसका एक तरीके से भरपाई कर सकते हैं, थोड़ी बहुत, जितनी पूरी खैर बराबर तो भरपाई नहीं हो पाएगी, लेकिन थोड़ी बहुत हम भरपाई कर सकते हैं। तो ऐसी क्रॉप जिसको मेन क्रॉप ख़राब होने के कारण शॉर्ट पीरियड की जो क्रॉप्स है उनको लगाया जाता है उनकी भरपाई पूरी करने के लिए, तो उनको क्या बोलते हैं, कैच या कॉन्टीजेंट क्रॉप बोलते हैं। तो समझ गए आप लोग, तो कैच या कॉन्टीजेंट में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। तो आपको मैं पढ़ के बता देता हूँ, कैच क्रॉप आर दोज क्रॉप कल्टिवेटेड टू कैच द फोर्थ कमिंग सीजन, मतलब जो फोर्थ कमिंग सीजन है उसको कैच करने के लिए, मतलब मैंने समझा दिया आपको कि 5 महीने की, 4 से 5 महीने की थी, 3 महीने बाद में जो हमारी मेन क्रॉप है वो ख़राब हो गई, अब फोर्थ कमिंग, अब हमारे पास 2 महीने बचे हैं, उसके बाद में अगला सीजन आ जाएगा, तो उन 2 महीनों के अंदर अंदर वो क्रॉप ग्रो हो जानी चाहिए और हमें उसका प्रोडक्शन मिल जाना चाहिए। तो ऐसी क्रॉप है जो फोर्थ कमिंग सीजन को कैच कर सकती हो। इट रिप्लेस द मेन क्रॉप डेट हैज़ फेल्ड ड्यू टू द बायोटिक और क्लाइमेटिक मैनेजमेंट हार्जर्ड्स, समझा ऑलरेडी समझा दिया। जनरली दे आर ऑफ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन, वो ज़्यादा शॉर्ट ड्यूरेशन की होती है, क्योंकि ग्रोइंग होती है, हार्वेस्टेबल एंड यूजेबल एट द टाइम ऑफ देयर फील्ड ड्यूरेशन। समझ गए कि बहुत उसका क्या शॉर्ट ड्यूरेशन होना चाहिए, क्योंकि ग्रोइंग होनी चाहिए, जल्दी से उसकी बढ़वार होनी चाहिए, और उसका क्या है कि 2 महीने के अंदर अंदर ही, या जो भी उसका शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर उसका हार्वेस्टेबल होनी चाहिए। जैसे एग्जांपल अपन देख सकते हैं, ग्रीन ग्राम हुआ, मैंने पल्सेस बता दिया आपको, जितनी भी होती है मोस्टली शॉर्ट ड्यूरेशन की होती है। तो ग्रीन ग्राम, ब्लैक ग्राम, काओपी, ओनियन, कोरिएंडर एंड बाजरा वगैरह इसके एग्जाम्पल होने वाले हैं। देन बात कर लेते हैं रिस्टोरेटिव क्रॉप्स की बात कर लेते हैं। तो रिस्टोरेटिव क्रॉप कौन सी होती है, जो कि हमारी जो सोइल की फर्टिलिटी है उसको बढ़ा देती है। जैसे लेग्यूम क्रॉप्स वगैरह जितनी भी है वो क्या करती है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको क्या करती है, फिक्सेशन करती है, अपने रूट्स के अंदर क्या करती है, नोड्यूल बनाती है, जिससे कि एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन है उसका एक फिक्सेशन कर लेगी, वो सोइल को प्रोवाइड करवा देगी। तो रिस्टोरेटिव ऐसी क्रॉप्स हो जाएगी जो जो भी हमारी सोइल की फर्टिलिटी है उसको बढ़ाती हो। जैसे एग्जांपल लेग्यूम्स वगैरह हम इसके अंदर ले लेंगे। फिर एग्जॉस्टिव क्रॉप ऐसी कौन सी हो जाएगी, अब ये एग्जॉस्टिव क्रॉप ऐसी हो जाएगी जिसके अंदर अपना को क्या करना पड़ता है, हमें को फील्ड को क्या करना पड़ता है, एग्जॉस्टेड लीव करना पड़ता है, मतलब छोड़ना पड़ता है। जैसे कि एक एग्जांपल से समझाता हूँ, जैसे सीरियल्स, ब्रिंजल, लिनसीड, सनफ्लावर वगैरह इसमें एग्जांपल दे रखा है। तो इसका मतलब हो गया कि ऐसी क्रॉप्स जो क्या करती है, हमारी जो सोइल है उससे एक तरीके से बहुत ज़्यादा न्यूट्रंस कंज्यूम कर लेती है। जैसे आज हमने सोचो कि फॉर एग्जांपल सनफ्लावर लगा दिया, सनफ्लावर लगाने के बाद 6 या 7 महीने का उसका जो सीज़न है, 5-6 महीने का, उसके बाद में क्या करेंगे, अब फील्ड को हमें ऐसा नहीं है कि भाई अब उसको हार्वेस्टिंग के बाद में हमें जो नेक्स्ट क्रॉप है वो ग्रो कर देंगे, नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि सनफ्लावर एक तरीके से ऐसी क्रॉप है जिसको हाई न्यूट्रिएंट डिमांड है, उसने हमारी सोइल के अंदर से बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स वगैरह ऑलरेडी ले रखे हैं। लेकिन अब नेक्स्ट सीजन में हम
क्रॉप ग्रो नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? इसलिए नहीं करेंगे, अगर ग्रो भी करेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि हमारे सनफ्लावर ने ऑलरेडी जो सॉइल थी उसके अंदर से जितने भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह वो अच्छी तरीके से एब्जॉर्व कर लिया। अब सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स वगैरह है नहीं तो हमें अच्छी प्रोडक्टिविटी नहीं मिलेगी, और जितना भी हम उसके अंदर इनपुट देंगे उतना आउटपुट हमें नहीं मिल पाएगा, तो एक तरीके से वो लॉस होने वाली चीज़ है। तो उतना प्रोडक्शन उसका नहीं मिलेगा नेक्स्ट क्रॉप को, तो इसलिए क्या करेगा, हमारे को जो सॉइल है उसको नेक्स्ट सीजन में खाली छोड़ना पड़ेगा, जिससे कि उसकी फर्टिलिटी वगैरह वो वापस आ सके। तो उसमें ये वाला एग्जॉस्टिव क्रॉप को एग्जाम्पल हो जाएगा। अपन बात करेंगे पैरा क्रॉप या रेसिडुएंट क्रॉप्स की अपन बात कर लेते हैं। अब ऐसी क्रॉप्स पैरा क्रॉप्स के अंदर वो आ जाएगी जैसे कि स्टैंडिंग क्रॉप्स के अंदर ही जब हम क्या करते हैं, हर कोई भी क्रॉप है जैसे कि राइस का, मोस्टली राइस में ही होता है, तो राइस में अपन एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे राइस है, राइस में आपको पता है पानी भरा रहता है। पर हार्वेस्टिंग के क्या करेंगे, 1 महीने पहले जो भी जैसे पल्सिस वगैरह है, तो पल्सिस की सीड हम क्या करेंगे उसके अंदर एक तरीके से उसमें ब्रॉडकास्ट कर देंगे खड़ी फसल के अंदर। ब्रॉडकास्ट करने से उसको क्या हो जाएगा, 1 महीने के अंदर अंदर उनका क्या हो जाएगा, जर्मिनेशन हो जाएगा। अब हमने क्या किया था कि राइस के हार्वेस्टिंग के 1 महीने पहले ही हमने क्या किया था, पल्सिस के जो सीड है उनको ब्रॉडकास्ट कर दिया था। अब उससे क्या हुआ कि जो एक महीने का टाइम पीरियड था हार्वेस्टिंग के, ब्रॉडकास्ट के और हार्वेस्टिंग के बीच में जो 1 महीने का टाइम पीरियड रहा, उसमें क्या हो गया कि जो पल्सिस वगैरह के सीड थे वो जर्मिनेट हो गए। अब हमारा इसमें क्या हो गया कि टाइम, एक तरीके से हमारा टाइम बच गया, क्योंकि जैसे आज अपन हार्वेस्टिंग करते उसके बाद में फिर अपन उसकी ब्रॉडकास्टिंग करते पल्सिस की, तो 1 महीना ज़्यादा लेता, क्योंकि उसमें 1 महीने में जर्मिनेशन का टाइम लगता, तो ये एक हमारा टाइम बच गया। तो ऐसी क्रॉप्स जिसको हम क्या करते हैं, स्टैंडिंग क्रॉप्स के अंदर ही अपन क्या है नेक्स्ट क्रॉप को सोइंग कर देते हैं। वैसे जनरली ये होता तो नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि अगर ऐसे आप लोगों के सबके माइंड में एक ही क्वेश्चन आएगा कि सर अगर ऐसा करेंगे तो फिर राइस की हार्वेस्टिंग करते टाइम उसको सर जो जर्मिनेट हो चुकी है पल्स की क्रॉप वो डैमेज नहीं होगी क्या? तो ऐसा कुछ होता तो नहीं है, लेकिन साइंटिफिक टर्म है उसको दे रखा है, इसलिए हमें याद करना पड़ेगा कि ऐसी क्रॉप जिनको क्या करते हैं स्टैंडिंग क्रॉप में ही उसका सीड को ब्रॉडकास्ट कर देते हैं, जिससे कि हार्वेस्टिंग के 1 महीने पहले। ठीक है, इसमें बाकी दिया हुआ आप पढ़ सकते हो। स्मूथर क्रॉप की बात कर लेंगे। स्मूथर क्रॉप ऐसी क्रॉप्स वगैरह हैं जिनका क्या होता है, डेंस फॉइलेज होता है। मतलब मैं आपको समझाऊँ कि वो क्या कर देती है कि सब वीड वगैरह को सप्रेस कर देती है। सप्रेस कैसे करती है, उनका डेंस फॉइलेज होता है, मतलब उसकी एक तरीके से पत्तियाँ वगैरह ये ज़्यादा होती है, तो उससे क्या करेगा, एक तो उनको क्या बोलेगी, उनको क्या जो नीचे जो वीड्स वगैरह है उनका क्योंकि उनका सरफेस डेंस फॉइलेज है, मतलब पत्तियाँ वगैरह उनमें ज़्यादा है, तो उनका जो क्या होगा, एक तरीके से जो नीचे वीड ग्रो करी हुई है उनको एक तो लाइट नहीं मिलेगी, सोलर रेडिएशन नहीं मिलेगी, जिससे उनकी ग्रोथ रुक जाएगी। साथ में उनको सफोकेशन हो जाएगा, उसको ऑक्सीजन की या एयर की सप्लाई उनको नहीं हो पाएगी, तो एयर की सप्लाई उनको नहीं हो पाएगी, तो वह वैसे ग्रोथ नहीं करेगी। दूसरी सनलाइट वगैरह आपको बता ही दिया मैंने कि डेंस फॉइलेज है, तो उसमें क्या होगा कि उनको सनलाइट वगैरह भी नहीं मिलेगी, तो उससे क्या होगा कि वीड वगैरह को ग्रोथ को सप्रेस हो जाती है। तो ये वाला आ जाएगा। जैसे बार्ले हो गया, मस्टर्ड, काउपी एक्सेट्रा, ये इसके अंदर एग्जाम्पल आ जाएंगे। अब बात करेंगे कवर क्रॉप। अब कवर क्रॉप कौन सी होती है, कवर क्रॉप भी एक तरीके से डेंस फॉइलेज वाली ही क्या होती है, क्रॉप्स होती है। अभी क्या करती है, कवर मतलब सोइल को एक तरीके से कवर कर लेती है। किस लिए कवर करती है, इसलिए कवर करती है क्योंकि सोइल का जैसे बारिश वगैरह हुई है तो उससे उसका इरोजन नहीं हो, या तेज़ हवा चल रही है तो उससे सोइल का इरोजन ना हो, तो इसलिए ये कवर उसके अंडर में आ जाएगा। तो cover crops are those crops which are able to protect the soil surface from the erosion, wind or water both through their ground covering foliage or बाई रूट मैट्स। रूट मैट्स की तरह कैसे करेगा, रूट मैट्स की तरह से जैसे कि किसी की डीप रूटेड क्रॉप है कोई रूट, तो डीप रूटेड क्रॉप से क्या करेगा, वो एक तरीके से सोइल को कॉम्पैक्ट बना लेगा, अपने को जकड़ के रखेगी वो उनके जो रूट्स है, तो उससे क्या होगा कि वाटर इरोजन नहीं होगा या फिर विंड इरोजन नहीं होगा, तो उस रूट से भी एक तरीके से उसको कॉम्पैक्ट कर लेगा। साथ में उसका जो कवर फॉइलेज है, जब हवा उसको टच करके जाएगी नहीं ज़मीन को, या पानी उसकी ज़मीन तक सोइल सरफेस पे आएगा नहीं, तो इरोजन होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। जैसे ग्राउंडनट वगैरह आपने देखा होगा, पूरे सरफेस को कवर करके रखता है। ब्लैक ग्राम हुआ, मार्बल हुआ, स्वीट पोटैटो वगैरह इनको कवर करके रखता है। नर्स क्रॉप हो गया। अब नर्स क्रॉप कौन सी क्रॉप्स होती है, नर्स क्रॉप वो क्रॉप्स हो जाती है जो कि क्या करती है, कोई भी क्रॉप, नर्स का काम क्या होता है, आपने देखा होगा भाई, नर्स क्या करती है हॉस्पिटल में, हमारे पेशेंट को केयर करती है।
सभी को पता है ना भाई, पेशेंट को केयर करती है नर्स, उसको इंजेक्शन वगैरह लगाती है, उसको दवाइयाँ वगैरह देती है, उनका ग्लूकोज वगैरह लगाती है। तो ये क्या है, नर्स कर रही है उसको, मतलब क्या कर रही है, एक तरीके से उसका केयर कर रही है। तो ये भी क्या होता है, जो ये ऐसी क्रॉप्स हो गई जो कि जो हमारी जो क्रॉप है उसको एक तरीके से फ़ायदा पहुंचाएगी, उसकी एक किसी ना किसी तरह से उसको बेनिफिट पहुंचाने वाली है। कैसे पहुंचाने वाली है वो अपन देखेंगे भाई। तो ए कंपेनियन क्रॉप, नर्स क्रॉप को कंपेनियन क्रॉप भी बोल सकते हैं, सॉरी कंपेनियन क्रॉप अलग होता है। ए कंपेनियन क्रॉप विच नरिश द मेन क्रॉप बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड और एडिंग ए ऑर्गेनिक मैटर इनटू द सॉइल। कैसे, जैसे नर्स का मैंने बताया था, हॉस्पिटल में क्या करती है, उसको दवाइयाँ वगैरह देती है, इंजेक्शन वगैरह, जिससे कि वो एक तरीके से रिकवर जल्दी पेशेंट हो जाए। तो ये क्या करेगी, जो जैसे कोई भी क्रॉप है वो अर्ली स्टेज में है, उसके पास में हमने नर्स क्रॉप लगा रखी है, पल्सिस वगैरह की लगा दी हमने, जैसे पल्सिस वगैरह उगी हुई हमारे पास है, और हमने सीरियल वगैरह क्रॉप लगा दी। अभी पल्सिस वाली क्रॉप क्या करेगी, नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगी एटमॉस्फेयर से। जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करके क्या करेगी, जो हमारी जो सीरियल की क्रॉप है उसको एक तरीके से नाइट्रोजन प्रोवाइड करवाएगी भाई। अभी ये क्या किया कि उसने बेनिफिट प्रोवाइड करवाया, तो इसके लिए किस टर्म में वो काम कर रही है पल्सिस वाली क्रॉप, उस सीरियल क्रॉप किस लिए, किस तरह काम करेगी, ऐसा नर्स काम करने वाली है, क्योंकि उसने उसको बेनिफिट पहुंचाया है, जो हमारा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन वगैरह उसको उसमें सोइल में फिक्सेशन करके। जैसे अपन बात करते हैं काउपी इंटरक्रॉप्ड विद सीरियल्स, इसमें एग्जांपल दिया है टोपोरोसिया इन टी वगैरह, ये आपके एग्जांपल दे रखे हैं। तो इसको अपन आगे के लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर आप लोग देखोगे भी नहीं इसको। तो जो बाकी बची हुई टर्म्स है, जैसे गार्ड क्रॉप, वाटर ट्रैप, एग्यूमेंट, एलए, क्रैश क्रॉप, कमर्शियल क्रॉप, ले क्रॉप, सोइल क्रॉप, साइलेज वगैरह, ये जो भी आएगा ये अपन उसमें नेक्स्ट लेक्चर में इसको देख लेंगे। अगले लेक्चर में इसको कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो आप लोग देखते नहीं हो। तो नेक्स्ट जो लेक्चर इसमें अपन देख लेंगे। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, ऐसा कुछ है ही नहीं, मेरे को नहीं लगता कि ऐसा कुछ बचा होगा जो आपको समझ में नहीं आया होगा। अगर फिर भी अगर आपको लगता है कि कुछ समझ में नहीं आया, तो आप वीडियो के कमेंट में कमेंट कर सकते हो। साथ में टेलीग्राम ग्रुप का जो भी लिंक वगैरह है वो मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूँगा, आप मुझे टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हो। मेरा व्हाट्सअप नंबर भी मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूँगा, तो आप व्हाट्सअप पे मेरे को कोई भी, अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे को पूछ सकते हो। तो ऐसे भी जैसे भी जितने भी लोग हैं, आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और जितने भी आपके जैसे जेट हुआ, ICR, BHU वगैरह, यूपी के जितने भी हमारे BSc ग्रेजुएशन लेवल के एग्ज़ाम लगते हैं एंट्रेंस के लिए, एग्रीकल्चर के, MPPAT वगैरह हुआ, तो इन सभी की प्रिपरेशन के लिए आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और PDF इसका जो मैंने ये है एक तरीके से नोट्स की तरह ही काम करेगा आपके लिए। तो PDF मैंने ये टेलीग्राम ग्रुप पे ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखा है, और अगर फिर भी आपको नहीं मिलता तो मैं एक बार और वापस इनको अपडेट कर दूंगा वहाँ पे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।